गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल चाल है। एग्ज़ाम एग्ज़ाम मतलब जीएसटी पेपर आने में और बस कुछ ही दिन रह गया है। तो अभी और कस्टम्स लॉ ये अटेम्प्ट के लिए पढ़ाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वो आप लोग खुद मैनेज कर लो। बट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर किया है, 7-8 पेज में पूरा एफटीपी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में कंफर्म मिलेगा एंड 2 से 3 एमसीक्यू वहाँ से मिलते हैं। तो इन शॉर्ट 7 to 8 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। आई नो मैक्सिमम बच्चे वो एफटीपी छोड़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, बिकॉज सिलेबस इतना लेंदी है तो हो नहीं पाता है। जो लोग एफटीपी छोड़ने का सोच रहे हो उनके लिए एक सजेशन है, कस्टम्स में जो मेन मेन चैप्टर्स है वो कर लो और साथ में एफटीपी कर लो। इसमें आपका कवरेज मैक्सिमम रहेगा। जैसे कस्टम्स में 2-3 छोटा छोटा चैप्टर है, उतना रिलेवेंट है नहीं। लाइक रिफंड इन कस्टम्स, फिर कस्टम प्रोसीजर्स, ये सब पार्ट आप लोग छोड़ सकते हो। उसके जगह पे एफटीपी कर लो। राइट, चलो एफटीपी का चैप्टर फटाफट समझते हैं क्या है इसमें। एंड तो गाइज लेट अस सॉरी तो guys, let us start with our chapter, that is foreign trade policy, FTP. This chapter carries 7 to 8 marks in your exam, and इसमें आई एम कवरिंग ओनली द रिलेवेंट पार्ट, दैट इज़ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखो इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो एफटीपी का बैकग्राउंड सीखेंगे, फिर एफटीपी में 5 स्कीम्स है वो पढ़ लेंगे। ये स्टेटस होल्डर भी स्कीम्स में ही आ गया। फिर डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है ये सबको पता है, इसमें उतना डिटेल में जाएंगे नहीं। एंड ये आप लोगों के लिए सजेशन है, जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स है ना वहाँ से एफटीपी का क्वेश्चंस कर लो एंड ICAI मैट में जितने भी इलस्ट्रेशंस होंगे वो इलस्ट्रेशंस एक बार देख के चले जाना एग्ज़ाम्स में। तो ये हो गया। फिर देखो फर्स्ट पार्ट 1 समझते हैं, एफटीपी का बैकग्राउंड क्या है, कैसे एफटीपी जनरेट हुआ, क्यों जनरेट हुआ। ये MOCA मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड MOF का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। MOCA का ऑब्जेक्टिव ये होता है, MOCA वांट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, देखो MOCA वांट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड दे रेकमेंड FTP टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है जीएसटी एक्ट, कस्टम्स एक्ट, एक्साइज लॉ ये सब बनाना। एंड ये जो एफटीपी है ना, ये एफटीपी को कस्टम्स के साथ इम्प्लीमेंट करना, दैट इज एफटीपी इज इम्प्लीमेंटेड इन कस्टम्स एक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये हो गया इंसेप्शन। बेसिकली ये जो अपना पार्ट था, दिस वाज इंसेप्शन ऑफ FTP, राइट गाइस। तो FTP का इंसेप्शन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चलो देखो FTP क्या होता है। FTP का डेफिनेशन ये है, FTP इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर फॉरेन ट्रेड। एक शॉर्ट डेफिनेशन है, बस देख लो। तो FTP में DGFT करके एक टर्म आता है, दैट इज
डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये जो DGFT है, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ, ये है सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ FTP इज DGFT। DGFT का जो ऑफिस है, दैट ऑफिस इज अटैच्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, एंड उसके हेडक्वार्टर के अंडर 36 रीजनल ऑफिसेस भी हैं। एंड जो DGFT है उनका सबऑर्डिनेट्स है एडिशनल DGFT, जॉइंट DGFT एंड डेप्यूटी DGFT। फिर इसके बाद उनके नीचे है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर है, इसको शॉर्ट में FTDO बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो DGFT है इनका क्या काम है? एक तो फॉर्मुलेट, दूसरा इम्प्लीमेंट, तीसरा सुपरवाइज, चौथा कंट्रोल। व्हाट? FTP। फॉर्मुलेट FTP, इम्प्लीमेंट FTP, सुपरवाइज FTP, कंट्रोल FTP, राइट। एंड इसके साथ इन एडिशन प्रोवाइड IEC, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। IEC का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। IEC प्रोवाइड कराना है एंड वेरियस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स डेवलप करना टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। अभी DGFT का मेन मोटो क्या होता है? टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये हो गया मेन मोटो। फिर समझते हैं, देखो यहाँ पे है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये तो आपने सीख लिया। टू प्रमोट एक्सपोर्ट, टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, इंपोर्ट को डिक्रीज करना एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस मेंटेन करना, दैट इज टू रेगुलेट। अभी इंपोर्ट को डिक्रीज करने से क्या होगा? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने से फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड इनका जो वेबसाइट है दैट इज www.dgft.gov.in। ये वेबसाइट में सारा जानकारी मिल जाते हैं। तो गाइस, ये था FTP का एक छोटा सा बैकग्राउंड। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि FTP होता क्या है। फिर उसका जो सबसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसमें आते हैं वेरियस स्कीम्स। अभी जो वेरियस स्कीम्स है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड मैंने किया है। एक तो देखो ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स, इसमें 2 स्कीम आएंगे, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंटाइटलमेंट स्कीम। फिर ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स, जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक आ जाता है। देखो ये दोनों ड्यूटी रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो दोनों है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। अपना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो ब्लू में मैं मार्क कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो AAS, MEIS, SEIS एंड स्टेटस होल्डर, और एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज EPCG स्कीम, और एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है विच इज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। तो ये ब्लू वाले स्कीम्स इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। देखो तीसरा पार्ट है रिकग्निशन स्कीम्स, उसमें आता है स्टेटस होल्डर्स। फिर
चौथा कैटेगरी है रिवॉर्ड स्कीम्स, उसमें MEIS जो मर्चेंडाइज या गुड्स बेस्ड है, SEIS जो सर्विस बेस्ड है। M फॉर, इसमें जो M है ना, देखो M फॉर मर्चेंडाइज एंड ये जो S है, S स्टैंड्स फॉर सर्विस। तो ये स्कीम्स का एक लिस्ट हो गया। फिर अभी जो रेलिवेंट जो स्कीम्स है उसको डिटेल में पढ़ेंगे अपने, राइट। चलो, फर्स्ट है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ठीक है, पहले तो देखो स्कीम का वैलिडिटी क्या है। 12 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन। देखो ये स्कीम कब तक वैलिड रहेगा, 12 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑथराइजेशन और एनी स्पेसिफाइड डेट मेंशन्ड इन द ऑथराइजेशन विच एवर इज मोर। तो स्कीम का ये वैलिडिटी हुआ। फिर स्कीम को समझना है, यहाँ पे ऊपर है DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, ये स्कीम किसको मिलता है, एक तो मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, दूसरा कोई भी ट्रेडर हो गया, जो ट्रेडर है ना हु इज़ टाइड विद द मैन्युफैक्चरर, मतलब वो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों को ये स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। अभी ये लोगों को एप्लीकेशन फॉर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम करना है एंड उसके तुरंत मतलब उसके रिप्लाई में ऑथराइजेशन फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ये बेनिफिट मिल जाएगा। ये क्या हो गया, दिस इज बेनिफिट। ये जो स्कीम का बेनिफिट है वो मतलब कोई पहले से ही ऑथराइजेशन रहेगा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का। ठीक है, अभी ये जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हुआ, इनको एक तो रियल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो डीम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रियल एक्सपोर्ट मतलब कोई गुड्स USA में भेज दिया, UK में भेज दिया, दिस इज रियल एक्सपोर्ट। एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में SEZ में भेजा तो वो डीम्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी देखो अभी ये बेनिफिट किसके ऊपर है, इंपोर्ट के ऊपर है। इंपोर्ट भला कौन कौन सा चीज़ का है, एक तो रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स में फ्यूल, ऑयल एंड कैटलिस्ट्स, फिर स्पेयर पार्ट्स के केस में मैक्सिमम 10% ऑफ CIF वैल्यू ऑफ ऑथराइजेशन। जो स्पेयर पार्ट्स है ना, दैट कैन बी मैक्सिमम 10% ऑफ CIF वैल्यू ऑफ ऑथराइजेशन। जितना ऑथराइजेशन का अमाउंट है उसका 10% तक का ही स्पेयर्स को मिलेगा। फिर इसमें देखो कौन कौन सा चीज़ का इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी 3(1) मतलब जो एक्साइज है, फिर CVD 3(5) जो IGST है। देखो इसमें लिख देता हूँ, ये है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी CVD 3। अच्छा ये इतना डिटेल में नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी CVD 3(1), 3(5) एंड CVD 3(7), ये आप लोग कस्टम्स में आपको पता ही है। मतलब इसमें इधर पे एक्सप्लेन करूँगा तो अपना FTP का रिवीजन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। देखो तो दैट इज ऑल इंपोर्ट ड्यूटी इज एग्जेम्प्ट एक्सक्लूडिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सक्लूडिंग IGST एंड कॉम्पेंसेशन सेस। तो जो IGST एंड कॉम्पेंसेशन सेस है, ये दोनों को छोड़ के जितने भी इंपोर्ट ड्यूटी है वो सब में ये एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर अभी ये जो बेनिफिट लेने का कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन को इन शॉर्ट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बोलते हैं। मतलब इनको कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। तो क्या है भला, देखो इनका जो इनफ्लो होगा ना, दैट इज एक्सपोर्ट करके जो मनी इंडिया में जो फॉरेन करेंसी आएगा, एंड जो आउटफ्लो पहले जो इंपोर्ट करने से जो आउटफ्लो फॉरेन करेंसी में हुआ। एक तो इन एक्सपोर्ट, देखो एक्सपोर्ट हम लोग लेते हैं ऑलवेज FOB वैल्यू में,
एंड इम्पोर्ट ऑलवेज CIF वैल्यू में, ये तो कस्टम्स में पता ही है आपको। तो ये जो डिफरेंस होगा ना आपका इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये डिफरेंस शुड बी मिनिमम 15, मतलब इसका एक शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, मिनिमम 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अभी कौन सा वैल्यू एडिशन? फॉरेन एक्सचेंज का वैल्यू एडिशन 15% मिनिमम होना चाहिए। क्या बोला मैंने? मिनिमम 15% वैल्यू एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू। फिर देखो टाइम लिमिट टू मीट ऑब्लिगेशन 18 months और स्पेसिफाइड टाइम विच एवर इज हायर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे इतना याद रखो कि 18 मंथ्स के अंदर अंदर 18 मंथ्स के अंदर अंदर ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करके चलना है। फिर इंपोर्ट क्वांटिटी, मतलब जो इंपोर्ट कर सकते हैं वो इंपोर्ट कितना क्वांटिटी में किया जा सकता है। एक तो जहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे एंटायर क्वांटिटी, एंड दूसरा केस में जहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स इज नॉट अवेलेबल, देन इनपुट आउटपुट रेशियो, दिस इनपुट आउटपुट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय रीजनल ऑफिस ऑफ DGFT। ठीक है। अभी जो क्वांटिटी फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट है, देखो मतलब आई एम सॉरी, यहाँ पे ये एंटायर क्वांटिटी क्यों लिख दिया भाई। दो केसेस है, एक तो सायन SION है एंड SION नहीं है। तो जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी कितना तक इंपोर्ट कर सकते हैं उसको मेजर करने का तरीका है। जहाँ पे SION अवेलेबल है वहाँ पे मैक्सिमम 300% ऑफ FOV वैल्यू ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड मिनिमम 2 years एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो क्या बोला मैंने? मैक्सिमम 300% ऑफ FOV वैल्यू ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड 2 years ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस चाहिए। एंड जहाँ पे SION इज नॉट अवेलेबल वो केस में एनुअल रिक्वायरमेंट कैन बी इम्पोर्टेड एट वंस। हाँ, वो केस में ये वाले जो प्रोविजंस है, मतलब ये 300% वाला चीज़ नॉट एप्लीकेबल है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, व्हेन एनुअल रिक्वायरमेंट कैन बी इम्पोर्टेड एट वंस इफ SION इज अवेलेबल। तो ये एक छोटा सा नोट था। तो गाइज होपफुली ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम, दैट इज EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। क्या बोला? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इसमें देखो वही ये डायग्राम से समझेंगे। एक तो यहाँ पे एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर कौन हो सकता है? देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है क्या? नहीं लिखा नहीं है। तो एक्सपोर्टर अपना देखो, हाँ ऊपर है। एक्सपोर्टर कौन हो सकता है? एक तो मैन्युफैक्चरर, नहीं तो ट्रेडर टाइड विथ मैन्युफैक्चरर, नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। एक्चुअल यूजर कंडीशन इज एप्लीकेबल टिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज फुलफिल्ड। इसका क्या मतलब है? कैन नॉट ट्रांसफर द authorization, cannot transfer the authorization until export obligation is met। तो गाइज ये जो बात है ना, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? एक्चुअल यूजर कंडीशन, एक्चुअल यूजर कंडीशन इज एप्लीकेबल। मतलब वही, जब तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर देता है तब तक
ऑथराइजेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल यूज़र कंडीशन है, विच मीन्स कैन नॉट ट्रांसफ़र द ऑथराइजेशन अंटिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज मेट। फिर देखो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इधर भी रियल एक्सपोर्ट भी हो सकता है, डीम्ड एक्सपोर्ट भी हो सकता है, दोनों अलाउड है। फिर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्या है वो सीखेंगे। 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेस, जो भी है, जो पे किया था इंपोर्ट के टाइम पे, सेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स टू बी फुलफिल्ड विद इन 6 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑथराइजेशन। तो गाइज यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, एक तो 6 साल के अंदर अंदर फुलफिल करना है, एंड कितना करना है, 6 times ऑफ ड्यूटी सेव्ड, ड्यूटी और सेस विच एवर वॉज सेव्ड, एंड इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स सोर्स्ड इंडिजीनियसली, मतलब इंडिजीनियसली मतलब इंडिया से ही कैपिटल गुड्स खरीदा है, बाहर से नहीं, तो वो वाला केस में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज 4.5 टाइम्स। यहाँ पे थोड़ा आप बोल सकते हो डिस्काउंट मिल गया क्योंकि इंडिया से है, तो 4.5 टाइम्स। एंड इन केस द होल्डर हैज़ फुलफिल्ड, देखो, इन केस द होल्डर हैज़ फुलफिल्ड 75% और मोर ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन विद इन 3 years। अभी देखो इसको टाइम, ये दोनों केस में इसको एक्चुअली टाइम कितना मिलना चाहिए, 6 साल का मिलना चाहिए। तो 3 साल के अंदर अंदर उसने 75% ऑब्लिगेशन ऑलरेडी फुलफिल कर दिया। तो ये केस में ऐसे मान के चलेंगे कि उस ये डीम्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मीट हो गया, मतलब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑलरेडी हो गया मीट। तो एक्चुअल यूज़र कंडीशन ये जब डीम हो जाएगा ना कि वो सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद एक्चुअल यूज़र कंडीशन इज रिवोक्ड, नाउ ही कैन ट्रांसफ़र द ऑथराइजेशन। तो ये हो गया अपना एक्सपोर्ट वाला पार्ट। फिर इधर पे देखो जो इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स का जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें कैपिटल गुड्स कौन सा होना चाहिए। एक तो कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स परचेज्ड एट ज़ीरो कस्टम्स ड्यूटी, तो यहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी का बेनिफिट मिलेगा, आईजीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, कॉम्पेंसेशन सेस का मिलेगा, सबका बेनिफिट मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सबका मिलेगा ईपीसीजी में। अभी एलिजिबल कैपिटल गुड्स कौन से हैं, कैपिटल गुड्स इन सीकेडी एसकेडी कंडीशन, मतलब दिस बेसिकली मीन्स अनअसेंबल्ड। तो सीकेडी एसकेडी कंडीशन में कैपिटल गुड्स वो हो जाएगा। फिर देखो जो कंप्यूटर्स है, सॉफ्टवेयर्स है, बीइंग पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, कोई मशीन कैपिटल गुड्स को चलाने के लिए कुछ कंप्यूटर चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, वो उसमें भी मिल जाएगा, मतलब ये ऑक्सिलरी हो गया। फिर स्पेयर्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, रिफ्रैक्टरीज, फिक्सचर्स, ये सब में मिल जाएगा। एंड कैपिटल गुड्स फॉर प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स, कई बार हम लोग रेडीमेड प्रोजेक्ट ही इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वो सारे केसेस में जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट हुआ वो पूरा प्रोजेक्ट ही कैपिटल गुड्स के हिसाब से ट्रीट कर लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली ये स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यू रिवॉर्ड स्कीम्स अंडर एफटीपी। एक तो देखो रिवॉर्ड स्कीम के अंदर MEIS है, SEIS है, एंड स्टेटस होल्डर है। पहले स्टार्ट करते हैं MEIS से। ये है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, मतलब जो MEIS है ना, दिस इज ओनली फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए अलग से स्कीम है जो SEIS में कवर होंगे, राइट गाइज। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट गुड, टू प्रमोट मैन्युफैक्चर एंड टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये दोनों को बढ़ावा देने के लिए MEI स्कीम लॉन्च किया गया। इसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स टू नोटिफाइड मार्केट आर एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड्स एट स्पेसिफाइड रेट्स। एंड रिवॉर्ड का जो कैलकुलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो। एक तो जो रियलाइज्ड FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स है वो इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज, और ऑन FOB वैल्यू ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स
as given in the shipping bill in free foreign exchange। ये दोनों में से जो भी लेस होगा दैट विल बी आवर रिवॉर्ड कैलकुलेशन। तो क्या कैसे रिवॉर्ड कैलकुलेट करना है? एक तो रियलाइज्ड एफओपी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, मतलब जितना एक्चुअल में रियलाइजेशन हुआ, और एफओपी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एज गिवन इन द शिपिंग बिल। शिपिंग बिल जो डॉक्यूमेंट है, जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जो मेंशन किया हुआ है वो, नहीं तो रियलाइज्ड एफओपी। अभी इन एलिजिबल कैटेगरीज क्या है, मतलब कौन कौन से लोग हैं जो ये स्कीम नहीं ले सकते हैं। एक तो देखो, जहाँ पे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू एसईजेड सप्लाई हो रहा है, ये अलाउड नहीं है। फिर एक्सपोर्ट्स थ्रू ट्रांसशिपमेंट, ये भी अलाउड नहीं है। अभी जो डीम्ड एक्सपोर्ट है ना 100% ईओयू में, वो भी ये स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। फिर एसईजेड, ईओयू, ईएचटीपी, बीपीटी, एफटी, डब्ल्यूजेड प्रोडक्ट्स, ये सब में भी, क्योंकि इनके ऊपर सेपरेट स्कीम्स लागू होता है, तो ये वाला स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर एक्सपोर्ट्स मेड बाय एफ टी डब्ल्यू जेड यूनिट्स, ये सब नेगेटिव लिस्ट हो गया। जो इन एलिजिबल कैटेगरी है, दिस इज बेसिकली अ नेगेटिव लिस्ट, राइट गाइस। लास्ट पॉइंट ये स्कीम में जो ई कॉमर्स के बारे में बात करता है, देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू, एक तो कुरियर के थ्रू, फिर पोस्ट ऑफिसेज, ये सब के थ्रू अगर एक्सपोर्ट हो रहा है यूजिंग ई कॉमर्स, देखो एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बुक्स, लेदर, फुटवेयर, टॉयज, टेलर मेड फैशन गारमेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर कुरियर या फिर पोस्ट के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो केस में वेयर एफओबी वैल्यू अप टू 5 लाख हुआ पर कंसाइनमेंट इज एंटाइटल फॉर रिवॉर्ड्स अंडर एमईआईएस। एंड देखो जहाँ पे एफओबी वैल्यू, देखो यहाँ पे बेस लिमिट है 5 लाख, एक यूनिट उसका रिवॉर्ड माना जाएगा। अब अगर एफओबी वैल्यू कोई ट्रांजैक्शन का 5 लाख से ज़्यादा है, तब भी एक ही पॉइंट कैलकुलेट करके चलना है। फिर जो एसईआईएस स्कीम है, दैट इज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये सर्विस के केसेस में, दिस इज स्पेसिफिकली डील्स विथ सर्विसेस, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव इज एनकरेज एक्सपोर्ट एंड नोटिफाइड स्कीम्स इंडिया। एलिजिबिलिटी क्या है? अ सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास एक्टिव इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, लोकेटेड इन इंडिया, प्रोवाइडिंग नोटिफाइड सर्विसेज, इज एलिजिबल फॉर एसीआईएस रिवॉर्ड्स ऑन नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नड। इसको शॉर्ट में एनएफई बोला करेंगे। जो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न हुआ उसके बेसिस में कैलकुलेशन होगा। अभी देखो इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर हुआ तो एनएफई, नेट फॉरेन एक्सचेंज, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू $10,000। अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में एनएफई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू $15,000। तो पहले ये समझना होगा नेट फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। देखो ग्रॉस अर्निंग नेट फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ये ऐसे इसका समझना है। जो नेट फॉरेन एक्सचेंज है, दैट इज ग्रॉस अर्निंग्स ऑफ फॉरेक्स, ये हुआ इनफ्लो एंड इधर पे आउटफ्लो। तो ये जो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो है, दिस इज नेट फॉरेन एक्सचेंज। आउटफ्लो में क्या क्या हो सकता है? एक्सपेंसेस, पेमेंट्स, रेमिटेंसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होल्डर इन द फाइनेंशियल ईयर। तो ये दोनों का जो डिफरेंसेस है, दिस इज बेसिकली नेट फॉरेन एक्सचेंज। एक छोटा सा इधर पे नोट है, पेमेंट इन आईएनआर, मतलब पेमेंट इन इंडियन नेशनल रुपीज फॉर सर्विस चार्जेस earned on specified services shall be treated as received in deemed foreign exchange as per आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है, उतना रेलिवेंट है नहीं। पेमेंट इन आईएनआर, ठीक है छोड़ो, एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट है नहीं। फिर देखो इन एलिजिबल कैटेगरीज इन एसईआईएस,
यहाँ पे जो नेगेटिव लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे इन एलिजिबल कैटेगरीज। अदर सोर्सेज ऑफ फॉरेन अर्निंग्स सच एज इक्विटी, डेट, डोनेशंस, रिसिप्ट ऑफ लोन रीपेमेंट्स, एनी अदर इनफ्लो नॉट रिलेटेड टू नोटिफाइड सर्विस। ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इनफ्लो नॉट रिलेटेड टू नोटिफाइड सर्विसेज होगा ना, दैट विल बी नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। फिर इन एलिजिबल रेमिटेंस के अंदर एक तो देखो फॉरेन करेंसी लोन हो गया, ये एलिजिबल नहीं होते हैं। फिर एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन ऑफ क्लाइंट्स, ये भी एलिजिबल नहीं है। सेल ऑफ सिक्योरिटी, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी सर्विस नहीं हुआ। फिर अर्नड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज, अर्नड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ये भी सर्विस के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये सब इनएलिजिबल हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इशुएंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड्स, तो ये सब कैपिटल नेचर का हुआ तो नहीं होगा। फिर देखो फॉरेक्स टर्नओवर बाय हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस लाइक इक्विटी पार्टिसिपेशंस और डोनेशंस। देखो एक तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का जो फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर है, लाइक उसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन या फिर डोनेशन, दिस इज़ नॉट अलाउड। फिर सर्विस प्रोवाइडर्स इन टेलीकॉम सेक्टर, यहाँ पे भी नॉट अलाउड। तीसरा एयरलाइंस, शिपिंग कंपनीज फ्लाइंग फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री एक्स एंड टू एनी फॉरेन कंट्री वाई, मतलब इंडिया का कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो एयरलाइन चलाता है, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से इंडिगो, तो वो फ्लाइट कंडक्ट कराता है ऑस्ट्रेलिया से यूके, ऑस्ट्रेलिया से लंदन, सिडनी टू लंदन, तो ये वाले केस में इंडिया का कोई कनेक्शन ही नहीं है, नॉट टचिंग इंडिया, तो अलाउड नहीं है। फिर एक्सपोर्ट टर्नओवर रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑफ यूनिट्स ऑपरेटिंग अंडर ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी स्कीम्स ऑफ सप्लाईज और सर्विस, बिकॉज ये क्यों नहीं अलाउड है, इनका सेपरेट स्कीम है, इसलिए यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर एक छोटा सा नोट है, ट्रांसफर ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम वन आईईसी होल्डर टू अनदर आईईसी होल्डर इज नॉट परमिटेड, ये पढ़ लेना। एंड incentives of MEIS and SEIS are available to units located in SEZ also। देखो incentives of MEIS and SEIS are available to units located in SEZ as well। तो गाइज ये था अपना स्कीम SEIS। फिर नेक्स्ट जो लास्ट स्कीम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आवर स्टेटस होल्डर। ये भी एक रिकॉग्निशन स्कीम है। तो स्टेटस होल्डर्स आर बिजनेस, कौन लोग होते हैं ये भला, बिजनेस लीडर्स हु हैव एक्सेल्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड हैव सक्सेसफुली कंट्रीब्यूटेड टू कंट्रीज फॉरेन ट्रेड। अभी ये लोग इतना कुछ अचीव कर लिया है फॉरेन एक्सचेंज में, इसलिए इनको ये बेनिफिट दिया जा रहा है। ऑल एक्सपोर्टर्स होल्डिंग एंड वैलिड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऑफ, मतलब एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी आर एलिजिबल फॉर स्टेटस होल्डर रिकग्निशन। तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा चीज़ का एक्सपोर्ट होना चाहिए भला, गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, तो अलाउड है। अभी एलिजिबिलिटी ऑन अचीविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग करेंट एंड, देखो ड्यूरिंग करेंट एंड 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, अभी 4 साल का क्राइटेरिया है। हाउएवर फॉर जेम्स ज्वेलरी सेक्टर ओनली ड्यूरिंग करेंट एंड 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब यहाँ पे 3 इयर्स क्राइटेरिया हो गया एंड यहाँ पे 4 इयर्स का क्राइटेरिया हो गया। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर स्टेटस कैटेगरी, देखो यहाँ पे कौन सा स्टेटस है एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या होने से, तो बेसिकली यहाँ पे एरो यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या होने से ये स्टेटस कैटेगरी इसको मिलेगा। क्या है ये जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है ना, दैट दिस इज नथिंग बट FOB या फिर FOR वैल्यू इन रुपीज़ USD मिलियन। तो क्या है, 1 स्टार है, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 3 मिलियन USD,
2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 25 मिलियन यूएसडी, मतलब लास्ट 4 साल में या फिर लास्ट 3 साल में उसको इतना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दिखाना है। एंड 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 100 मिलियन, 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 500 मिलियन होने से, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 2000 मिलियन होने से इसको ये स्टेटस का कैटेगरी मिलेगा। अभी पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, देखो ऑन द बेसिस ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट FOR वैल्यू, यहाँ पे जो डीम्ड एक्सपोर्ट है वो केस में FOR value in INR shall be converted in USD at CBIC exchange rates as on 1st April of the financial year। फिर export performance is necessary in at least, देखो ये भी बड़ा important criteria है, export performance is necessary in at least 2 out of 4 years। मतलब मिनिमम 2 साल उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। फॉर कैलकुलेटिंग 1 स्टार, कुछ केसेस में 1 स्टार को ही हम लोग 2 स्टार मान के चलेंगे, मतलब ये एक बेनिफिट दिया गया है। दिस इज नथिंग बट बेनिफिट गिवन टू सर्टेन सेक्टर्स। कौन कौन लोग हैं? एक तो MSME यूनिट्स को ये बेनिफिट मिल जाएगा। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है हु आर हैविंग ISO सर्टिफाइड यूनिट्स इन एग्री एक्सपोर्ट जोन का जो यूनिट्स है वो यूनिट्स इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड जम्मू कश्मीर, वो वाले यूनिट्स, इनको ये 1 स्टार इनका हो गया तो उनको 2 स्टार ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर एक्सपोर्ट्स मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शैल नॉट बी काउंटेड फॉर रिकॉग्निशन। ये जो है ना एक्सपोर्ट मेड ऑन री एक्सपोर्ट, मतलब जो फिर से एक्सपोर्ट दोबारा एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब पहले उसको इंपोर्ट किया फिर उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो वाले केसेस नहीं चलेगा। रिपेयर मेंटेनेंस पर्पस में आया इंडिया में, उसको फिर से री एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये एक्सपोर्ट में काउंट नहीं होगा। फिर देखो प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर, मतलब ये स्टेटस होल्डर होने से क्या बेनिफिट मिलता है। ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑन, एक तो ये बेनिफिट है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ही सारा काम हो जाएगा। फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, देखो फिक्सेशन ऑफ SION विद इन 60 डेज, ये भी बेनिफिट हो जाएगा, डिले अननेसेसरी डिले नहीं होगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी इन स्कीम्स अंडर FTP। 2 स्टार एंड अबव एक्सपोर्ट हाउसेज आर परमिटेड टू, देखो एक तो जो 2 स्टार वाले हैं एंड अबव आर परमिटेड टू एस्टेब्लिश प्राइवेट वेयर हाउसेज, एंड जो 3 स्टार एंड अबव कैटेगरी के एक्सपोर्ट हाउसेज है दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ एक्रीडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम। ये एक बेनिफिशियल प्रोग्राम है, उसको ACP बुलाएंगे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ CBIC। फिर स्टेटस होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू एक्सपोर्ट freely exportable items excluding gems, jewelry, precious metal on FOC basis subject to annual limits। मतलब देखो एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम्स, मतलब प्रमोशन करने के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को समझो उसका फॉरेन में क्लाइंट बैठा है, उसको कुछ गुड्स फ्री में भेज सकता है। अभी कितना फ्री में भेज सकता है वो लिमिट है। एक तो 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट realization during 3 preceding financial years for other exporters, and for gems and jewelry sector ये लिमिट क्या होता है वो देखते हैं, ₹1 crore और 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, ये भी ड्यूरिंग 3 preceding फाइनेंशियल ईयर्स ही होगा। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, ₹1 crore या फिर 2% ऑफ एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर 3 preceding फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लोअर। तो ये हो गया इसका लिमिट, मतलब कौन सा लिमिट, कितना वो फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट डाला हुआ है मेरे तरफ से, डू प्रैक्टिस ICI मैट
यहाँ पे ICAI मैट इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस। अभी ये इलस्ट्रेशंस आप लोग कर लोगे ना, तो FTP चैप्टर में क्वेश्चंस इन्हीं में से घूम फिर के बार बार पूछे जाते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन आप लोग अच्छे से कर लेना, एंड हो सके तो पास पेपर्स करना, बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो गाइज, दिस वाज आवर FTP, एंड आई होप आप लोगों को ये रैपिड FTP का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज सब लोग FTP छोड़ के जाना ही प्रेफर करते हैं। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि FTP का जो चैप्टर है, इन केस आपका कस्टम्स में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो केस में FTP ही आपको 5 मार्क्स दिलाएंगे, एंड FTP का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होता है। तो गाइज, माय रिकमेंडेशन विल बी FTP आप करके जाना। देखो, ये FTP करने के लिए मैक्सिमम आपको आधा घंटा देना पड़ेगा। मेरा ये लेक्चर सुन लो, मतलब 1 घंटा टोटल। ये लेक्चर मेरा 40 मिनट्स का, आप लोग अगर 2x 1.5x के स्पीड में सुन सकते हो तो दैट विल बी अराउंड 20 मिनट्स, एंड खुद से एक बार पढ़ लो अनदर 20 मिनट्स। तो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये चैप्टर से 7 से 8 मार्क का वेटेज मैंडेटरी है। तो गाइज, आप लोग छोड़ना नहीं, एंड मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो, आई थिंक दिस वॉज आवर लास्ट लेक्चर फॉर दिस अटेम्प्ट, बिकॉज बाकी के लेक्चर्स जितने भी ईजियर थोड़ा टॉपिक्स बच गए, उनको कराने का भी और टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा। एंड मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर किया है, बिकॉज मैंने ये रिसेंटली चालू किया है यूट्यूब में। तो बेसिकली माई एम वॉज टू प्रोवाइड लेक्चर्स फॉर May 21 अटेम्प्ट, बट few of my students, they really liked my lecture and they requested to upload as many chapters as possible. So I've tried my best, guys. अच्छे से लिखना पेपर में, बिल्कुल नहीं घबराना, पेपर इजी रहेगा। एग्जामिशन आराम से स्कोर कर सकते हो ITT में। एंड MCQs, उसमें थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज MCQ वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी रहता है, अंदर अंदर से पूछते हैं MCQs। तो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।